नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन 12th केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर था सॉल्यूशन विलयन, उसके अपन जो विलयन की जो सांद्रताएं हैं उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, सांद्रताओं को ज्ञात करने के विभिन्न जो तरीके होते हैं उसके बारे में बच्चों अपन बात कर रहे थे। तो अपन ने इससे पहले जो वीडियो था उसमें अपन ने बात की थी द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और पार्ट पर मिलियन यानी ppm में अपन ने मात्राओं को ज्ञात करना सीखा था। आज अपन बात करेंगे उसी तर्ज पे मोलरता की, यानी मोलरिटी क्या होती है। बच्चों, मोलरता की जब बात आती है तो मोलरता जो होती है वो उसमें क्या होता है कि जब 1 लीटर विलयन में यानी किसी 1 लीटर विलयन में किसी विलय के जब मोल घुले होते हैं, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या जो होती है वो उसकी मोलरता कहलाती है। यानी 1 लीटर विलयन की बात हो रही है बच्चों, ये ध्यान रखें आप। मान लीजिए ये एक विलयन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, ये है पूरा की पूरा एक विलयन। कितना? 1 लीटर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल्स यानी कितने मोल्स उपस्थित हैं, उसके मोलों की संख्या कितनी है, वो उसकी क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। यानी मोल प्रति लीटर इकाई में अपन इसको ज्ञात करते हैं, इसलिए अपन इसको क्या ज्ञात करते हैं? मोल प्रति लीटर में इसको मापते हैं मोलरता को। तो उस विलय के कितने मोल्स उपस्थित हैं 1 लीटर विलयन में, वो उसकी मोलरता कहलाती है। बच्चों क्लियर? एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसको अपन मोलरता को कैसे ज्ञात करते हैं कि मोलरता कैपिटल M से अपन इसको व्यक्त करते हैं। मोलरता बराबर विलय के मोल्स यानी विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल जितने भी होंगे उनकी संख्या बटा विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में होगा? लीटर में। ये हमेशा ध्यान रखें, विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए। ये कहलाती है मोलरता को अपन इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर अपन इसमें आयतन जो है उसको मिलीलीटर में अगर लें तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? विलय के मोल यानी मोलों की संख्या इसकी अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में? मिलीलीटर में। अगर अपन मिलीलीटर में लेते हैं तो गुणा 10⁻³ हो जाता है। इस प्रकार अपन इन सूत्रों की सहायता से अपन जो है वो मोलरता, किसी भी विलयन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। क्लियर कि किसी विलयन के 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये ध्यान रखें। मोल्स अपन कैसे निकालते हैं बच्चों? विलय के मोल जो होते हैं वो उसकी ग्राम में मात्रा बटा उसका अणुभार। यानी अगर अपन विलय के जितने भी ग्राम में पदार्थ दिया हुआ है, ग्राम में मात्रा दी हुई है, उसमें अगर अपन अणुभार का भाग दे दें तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स हमें ज्ञात हो जाएंगे। अपन मोलों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं ग्राम मात्रा में उसके अणुभार का भाग दे करके कि कितने मोल्स उसके विलय के हैं, उसको अपन ने 1 लीटर में कितने मोल्स को घोला, वो उसकी मोलरता कहलाती है। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत तथा मोलरता में क्या संबंध है। इसके लिए भी एक सूत्र होता है। द्रव्यमान प्रतिशत तथा मोलरता में संबंध के लिए फॉर्मूला अपन देखते हैं। पहले अपन बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, जो अपन पढ़ चुके थे पहले वाले वीडियो में। तो द्रव्यमान प्रतिशत तथा मोलरता में संबंध, अपन किस सूत्र से इसका संबंध ज्ञात करते हैं बच्चों देखते हैं। तो क्या इसका फॉर्मूला होगा? मोलरता बराबर यानी वही मोलरिटी, द्रव्यमान प्रतिशत, उसका जो द्रव्यमान प्रतिशत होगा, द्रव्यमान प्रतिशत गुणा घनत्व, यानी उस पदार्थ का घनत्व कितना है बच्चों, गुणा 10, यानी 10 से अपन उसको गुणा कर देंगे और अपॉन क्या आ जाएगा इसमें? वही विलय का अणुभार, यानी विलय का कुल कितना अणुभार है, विलय का अणुभार। तो ये है मोलरता ज्ञात करने का एक अलग सूत्र। इसके माध्यम से भी अपन द्रव्यमान प्रतिशत और मोलरता में संबंध बच्चों ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से भी अपन ज्ञात
कर सकते हैं। इसी प्रकार से द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, क्योंकि इसके बारे में अपन पहले वाला जो वीडियो था उसमें बच्चों पर है ना अध्ययन कर चुके हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है तथा मोलरता में संबंध, मोलरता में संबंध की अपन बात करें, क्या इनमें संबंध होता है, किस सूत्र से अपन संबंध ज्ञात करते हैं, तो मोलरता बराबर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत गुणा 10 अपॉन विलय का अणुभार। ठीक है बच्चों, यानी इस फॉर्मूले से विलय का अणुभार, इस फॉर्मूले से अपन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत तथा मोलरता में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। दो फॉर्मूले अलग से और हैं जो मोलरता को और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान प्रतिशत में संबंध को बताते हैं। अब बच्चों अपन एक मोलरता पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आप इसको जल्दी कर पाते हैं मुझसे या नहीं, ताकि आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं। मोलरता से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इससे संबंधित अपने एक प्रश्न की बात करते हैं कि 18 ग्राम ग्लूकोज को, प्रश्न में इस पे लिख देता हूँ, 18 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक है ना, 18 ग्राम जो ग्लूकोज है उसको 1 लीटर जल में घोला जाता है। 1 लीटर जल में घोला जाता है, यानी ग्लूकोज तो है 18 ग्राम, इसको 1 लीटर जल में घोला जाता है, तो विलयन, यानी विलयन जो होगा, जो सॉल्यूशन होगा, उस विलयन की मोलरता क्या होगी। घोला जाता है तो विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये एक क्वेश्चन है, इसकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं कि कितने ग्राम अपन, यानी कितना मोल्स अपन ने उस विलय को घोला। तो यहाँ पर ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज जो है विलय है, ठीक है। 1 लीटर जल क्या है, विलयन है, इसमें अपन ने घोला है बच्चों, ठीक है, एज ए विलायक, लेकिन ये विलयन की तरह काम कर रहा है, अपन ने इसमें घोला है। तो अपन पहले क्या करेंगे, विलय के मोल्स निकालेंगे। तो विलय क्या है यहाँ पर, ग्लूकोज, ग्लूकोज के मोल, मोल अपन कैसे निकालेंगे, ग्राम में जो मात्रा दी गई है, यानी ग्राम में मात्रा इस पदार्थ की बटा इसका अणुभार, इससे अपन इसका मोल्स निकाल लेते हैं। अब बात आती है बच्चों इसके अणुभार की, अपन कैसे निकालेंगे। ग्लूकोज का अगर अपन को सूत्र याद है C6H12O6 होता है, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए कार्बन, एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, यहाँ पर ऐसे ऐसे 6 हैं, तो अपन इसको गुणा 12 कर देंगे, ठीक। ऐसे ही हाइड्रोजन 12 है, 1 का भाग 1 होता है इसका परमाणु भार, ऐसे ऐसे 12 हैं, गुणा कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का 1 का कितना होता है, 16 गुणा 6, ठीक है बच्चों। इस प्रकार अपन निकाल लेंगे, कितने हो गए, 72 प्लस 12 प्लस 96, है ना, ये 96 हो गए। अब आप इन सबको जोड़ लीजिए, कितने आते हैं, जोड़िए बच्चों, बताओ। 6 2 8 और 2 10, 1 9 10 11 और ये 7 18, 180, यानी ग्लूकोज का जो अणुभार होता है वो कितना हो जाएगा, 180। तो अपन देखिए ग्लूकोज के मोल, ग्राम में मात्रा कितनी थी, 18 ग्राम, 18 बटा 180, कितना आ गया बच्चों, मोल्स की संख्या 0.1 मोल, ठीक है ना। इतने मोल अपन ने घोले हैं 1 लीटर जल में। अब अपन क्या करेंगे, इसकी निकालेंगे मोलरता। तो विलयन की मोलरता क्या हो जाएगी, विलय के मोल्स
यानी ग्लूकोल के मोल जो अपन ने घोले थे, ग्लूकोज के मोल यानी मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। लीटर में आयतन था बच्चों। ये फॉर्मूला अपन ने अभी पढ़ा था। तो क्या हो जाएगा? मोल्स की संख्या कितनी है? 0.1। लीटर कितना है? 1। क्या आंसर हो गया? 0.1 मोल। तो इसमें क्या आ गया? मोलरता हो जाएगी, वो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 मोल प्रति लीटर। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। या तो अपन इसको एम में लिख देंगे 0.1 एम या मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार बच्चों अपन विलयन की मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब अपन बात करते हैं अगला जो अपनी सांद्रता ज्ञात करने की जो इकाई होती है वो है मोललता। ठीक है बच्चों, इट्स क्लियर। अब अपन बात करते हैं मोललता की, मोलेलिटी। अगला जो टॉपिक रहेगा वो है मोलेलिटी यानी मोललता। मोलरता और मोललता में बहुत अंतर होता है बच्चों, इसको ध्यान रखें आप। इसको अपन स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और ये कहलाती है मोलेलिटी। वो तो थी मोलेरिटी और ये है मोलेलिटी। इसका ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क होता है बच्चों। क्या अंतर होता है अपन इसकी परिभाषा से समझते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है। यानी 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ। 1 किलोग्राम, यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन किलोग्राम की, वहाँ पर अपन ने बात की थी 1 लीटर की बच्चों, ये ध्यान रखना। 1 किलोग्राम और वहाँ अपन ने बात की थी विलयन की, यहाँ अपन बात कर रहे हैं विलायक की। यानी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, यानी वही मोल्स या उसकी मात्रा, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? उस विलयन की क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसकी जो इकाई होगी वो क्या होगी? मोल प्रति किलोग्राम। यानी इसे हम मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करेंगे, ये ध्यान रखना। मोल प्रति किलोग्राम इस इकाई में अपन व्यक्त करते हैं। तो मोललता के लिए क्या फॉर्मूला हो गया कि मोललता स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? विलय के मोल, वही बिल्कुल विलय के मोल, यानी विलय के कितने मोल अपन ने घोले हैं बच्चों? किसमें घोले हैं? विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, यानी विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ठीक है, इसका अगर अपन दूसरा फॉर्मूला लिखें तो स्मॉल m बराबर विलय के मोल, और अगर इसका द्रव्यमान दिया हुआ है ग्राम में तो क्या आ जाएगा? विलायक का, ठीक है ना बच्चों, जो विलायक है विलायक का ग्राम में द्रव्यमान गुणा 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। तो इस फॉर्मूले से अपन उस विलयन की मोललता ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। अब अपन बात करते हैं मोललता और मोलरता में क्या संबंध है। इसके लिए कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है कि मोललता और मोललता में संबंध। मोललता m बराबर क्या होती है? मोललता गुणा 10⁻³ बटा 1000 गुणा विलय का जो घनत्व होता है, यानी विलयन का घनत्व माइनस मोलरता गुणा विलय का अणुभार। इस फॉर्मूले से अपन इसको ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला कि मोललता यानी स्मॉल m बराबर क्या है? बिल्कुल सिंपल, मोलरता गुणा 10⁻³ बटा, इसके नीचे अपन बटा की बात करेंगे। बटा क्या होगा? जो विलयन है उस विलयन का घनत्व,
यानी विलयन का घनत्व गुणा 10⁻³ माइनस, ठीक है, फिर क्या है, मोलरता गुणा विलय का घनत्व, मोलरता गुणा इसमें आ जाएगा नीचे विलय का अणुभार आएगा बच्चों, विलय का अणुभार, यानी उसका द्रव्यमान की अपन बात करेंगे, अणुभार इसको अपन W से व्यक्त करते हैं। अगर कैपिटल के घनत्व को अगर अपन स्मॉल d से व्यक्त करते हैं तो इसका देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सिंपल, स्मॉल m बराबर कैपिटल M गुणा 10⁻³ बटा d गुणा 10⁻³ माइनस m गुणा W। ये पूरा बच्चों फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन अगर मोलरता दी हुई है तो अपन मोलरता ज्ञात कर लेंगे, और अपन को अगर मोलरता दी हुई है तो अपन मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मोलरता और मोलरता में संबंध बताता है। अब अपन बच्चों बात करेंगे इसके बाद में इन दोनों में, यानी मोलरता और मोलरता में अंतर क्या होता है, मोलरता और मोलरता में डिफरेंस बच्चों। तो एक तरफ तो अपन लिख देते हैं सिंपली मोलरता जो अपन बताते हैं कैपिटल M से, दूसरी ओर बच्चों अपन लिख देते हैं मोलरता स्मॉल m, यानी ये तो हो गई मोलरता, मोललता, मोलेलिटी स्मॉल m, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं बच्चों क्या है इनमें अंतर। पहला अंतर मोललता। मोललता क्या है, 1 लीटर विलयन में घुलित विलय के मोलों की संख्या, यानी 1 लीटर विलयन में घुलित मोलों की संख्या, मोलों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरता क्या हो जाएगी बच्चों, 1 किलोग्राम विलायक में विलय मोलों की संख्या, यानी 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों, मोलरता कहलाती है। दूसरा अंतर अपन देखते हैं क्या अंतर होता है इनमें, कि इसे हम मोल प्रति लीटर इकाई में व्यक्त करते हैं, इसे मोल प्रति लीटर इकाई में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। सिंपली अपन जो मोलरता होती है उसको मोल प्रति लीटर इकाई में अपन व्यक्त करते हैं, जबकि इस तरफ क्या अपन लिखेंगे कि इसे किलोग्राम प्रति लीटर, यानी इसको जो है अपन क्या लिखेंगे, मोल प्रति किलोग्राम, क्या आ जाएगी इसकी इकाई, इसे मोल प्रति किलोग्राम इकाई में व्यक्त करते हैं। तीसरा जो अंतर है बच्चों वो ये है कि यह ताप पर निर्भर करता है, ठीक है ना, ये ताप पर निर्भर करता है, जबकि यह ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। तो यह ताप पर निर्भर करता है, और इस तरफ आ जाएगा यह ताप परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता, यानी इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि यह ताप पर निर्भर बच्चों करता है, ठीक है ना। ध्यान रखना इसका इम्पोर्टेंट है,
ये ताप पर निर्भर करता है, जबकि यह ताप से प्रभावित नहीं होता है। चौथे अपन अंतर की बात कर रहे हैं बच्चों, इसका जो फोर्थ अंतर है, क्योंकि अपन ने बात की अभी मोलरता और मोललता की अपनी बात चल रही है, क्योंकि क्या होता है ये ताप परिवर्तन पर निर्भर इसलिए करता है क्योंकि ताप परिवर्तन से इसका आयतन जो होता है बच्चों प्रसारित या संकुचित हो जाता है। ठीक है ना, परिवर्तन से आयतन प्रसारित और संकुचित होता है, इसलिए ये क्या है, ताप पर निर्भर करता है, जबकि ताप का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए मोललता जो है वो ताप से परिवर्तित नहीं होती है। चौथे अंतर की अपन बात करते हैं बच्चों, क्या अंतर है इसमें कि समान विलयन की मोलरता जो है, यानी एक ही विलयन है उसकी मोलरता कम प्राप्त होती है, क्योंकि विलय के मोलों की विलय तथा विलायक की मात्रा से विभाजित करते हैं, क्योंकि अपन जो विलय होते हैं उन विलय के मोलों को विलय तथा विलायक की मात्रा से विभाजित करते हैं बच्चों, जबकि उस तरफ अपन क्या करते हैं मोललता में कि विलयन की मोलरता अधिक प्राप्त होती है। क्यों होती है मोललता अधिक प्राप्त? क्योंकि विलय के मोल्स को केवल विलायक की मात्रा से विभाजित किया जाता है। तो देखो बहुत ही क्लियर है, समझ लें कि समान विलयन की, यानी जब विलयन समान है, समान विलयन की मोलरता, यानी कि अपने बात करें मोलरता और मोललता की, तो मोलरता जो होती है वो कम प्राप्त होती है, कम प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें विलय के जो मोल होते हैं, विलय के मोलों को विलय तथा विलायक, यानी अपन ने बात की थी विलयन, है ना, इसलिए विलय तथा विलायक अपन लिखेंगे यहाँ, विलय तथा विलायक दोनों जो होते हैं उनके मात्रा से विभाजित करते हैं, विलय तथा विलायक की मात्रा से विभाजित करते हैं। आपने फॉर्मूले में भी देखा होगा, इसलिए इसका मान कम प्राप्त होता है बच्चों। जबकि इस तरफ क्या लिखेंगे, समान विलयन की मोललता जो होती है, मोललता अधिक प्राप्त होती है, अधिक प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें, ठीक है ना बच्चों, मोललता की बात हो रही है, क्योंकि इसमें विलय के मोलों को केवल विलायक की मात्रा से, विलायक की मात्रा से विभाजित किया जाता है। ठीक है बच्चों, मात्रा से विभाजित किया जाता है, इसलिए इसका मान ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ये बच्चों इसमें कुछ अंतर थे, इम्पोर्टेंट दोनों में अंतर थे। अपन ने अंतर की बात की। पहला जो अंतर था 1 लीटर विलयन में घुलित, ठीक है ना, मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपन ने बात की थी। यहाँ 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में घुलित विलय अपन लिख देते हैं, विलय के मोलों की संख्या। इधर अपन ने बात की थी, इसे मोल प्रति लीटर इकाई में व्यक्त किया जाता है, मोल प्रति लीटर इकाई में, और इसे मोल प्रति किलोग्राम इकाई में बच्चों व्यक्त किया जाता है। यह ताप पर निर्भर करता है, यह ताप परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता, प्रभावित नहीं होता। ये इसलिए निर्भर करता है क्योंकि इसके नीचे अपन आयतन का भाग देते हैं, और आयतन जो होता है वो ताप से प्रसारित या संकुचित होता है। आयतन जो होता है ना, प्रसारित भी हो सकता है, संकुचित भी हो सकता है इस कारण से। जबकि द्रव्यमान जो होता है वो ताप से परिवर्तित नहीं होता, ताप से प्रभावित नहीं होता, ठीक है ना, द्रव्यमान ताप से प्रभावित नहीं होता, इसलिए इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समान विलयन की मोलरता जो है वो कम होती है। क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि इसे विलय के मोलों की संख्या
को विलय तथा विलायक दोनों की मात्रा से अपन उसको विभाजित करते हैं, क्योंकि अपन बात करते हैं विलयन की। इसलिए बच्चों इसमें क्या होता है, समान विलयन की मोललता अधिक प्राप्त होती है। क्यों अधिक प्राप्त होती है? क्योंकि इसे हम केवल विलायक की मात्रा से ही विभाजित कर। अब अपन बात करते हैं बच्चों मोल प्रभाज की। क्या होते हैं मोल प्रभाज? यानी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के जो मोल होते हैं, अपन बात कर रहे हैं मोल प्रभाज की बच्चों। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल और समस्त घटकों के मोलों का अनुपात जो होता है उसे हम क्या कह देते हैं? मोल प्रभाज कह देते हैं। जैसे अपन बात करते हैं बच्चों कि कोई विलयन है, उसमें किसी एक घटक ए के कोई घटक स्थित है Na, ठीक है ना, इतने घटक स्थित हैं। B अगर कोई घटक है उसके मोल्स हैं B, C अगर घटक है इसके मोल हैं Nc। तो ये जितने भी मोल्स हैं इनमें अगर अपन बात करें इसका मोल प्रभाज क्या होगा, तो उस पूरे का, यानी A की बात करें तो A के मोल्स में अगर अपन भाग दे दें इन A, B और C के, यानी इन सब का अगर भाग दे दें इसमें, इन पूरे में इसका कितनी मात्रा उपस्थित है, A के कितने घटक उपस्थित है, वो उसका मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर? यानी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल और समस्त घटकों के मोलों का जो अनुपात होता है उसे अपन मोल प्रभाज कह देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए दो घटक A और B जिनके मोल Na तथा Nb हैं, तो दोनों घटकों के मोल प्रभाज जो होंगे इस प्रकार से व्यक्त किए जाएंगे बच्चों। तो अपन देखो इसको किस सूत्र से व्यक्त करते हैं, उस फॉर्मूले की अपन बात करते हैं कि मोल प्रभाज का क्या फॉर्मूला होता है। मान लीजिए दो घटक हैं, घटक A के मोल्स जो हैं वो तो Na मोल उपस्थित हैं किसी विलयन में, और घटक B के Nb मोल उपस्थित हैं। मान लीजिए, अपन ये मान के चलते हैं बच्चों, ठीक है, किसी भी विलयन में, यानी एक ही विलयन है, उस विलयन में ये दो घटक उपस्थित हैं A और B। तो A का मोल प्रभाज क्या होगा, यानी घटक A का मोल प्रभाज, इसको अपन कहेंगे XA। क्या हो जाएगा इसका कि A घटक के मोल्स, A घटक के मोल्स यानी इनके मोलों की संख्या, ठीक है, उपस्थित विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल्स, ठीक है, विलयन में उपस्थित A तथा B घटकों के मोल्स यानी मोलों की संख्या। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, XA बराबर Na बटा Na प्लस Nb। इस प्रकार अपन मोल प्रभाज को ज्ञात कर सकते हैं, घटक A का मोल प्रभाज। इसी प्रकार घटक B का मोल प्रभाज अगर अपन ज्ञात करें, यानी कितने फ्रैक्शन उसके उपस्थित हैं B के उस पूरे विलयन में, तो क्या हो जाएगा, XB बराबर NB बटा Na प्लस Nb, ये हो जाएगा XB का मोल प्रभाज। तो इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं, और अपन को पता है कि घटक के जो कुल मोल प्रभाजों का जो योग होता है XA अपॉन XB जो होगा बच्चों, इन दोनों का जो योग होगा वो हमेशा एक इकाई के बराबर होगा। ये एक इम्पोर्टेंट बात है, आप ध्यान रखें। यानी किसी भी विलयन में दोनों घटकों के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो हमेशा एक होता है, यानी 1 के बराबर होता है, इकाई के बराबर होता है बच्चों। आइए अपन इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं, एक प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। मोल प्रभाज पर आधारित एक प्रश्न। देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 18 ग्राम जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को 500 ग्राम, कितनी अपन ने बात की है, 500 ग्राम जल में घोला गया। जल में अपन घोल रहे हैं
500 ग्राम जल में घोला गया तो प्रत्येक घटक का घोला गया तो प्रत्येक 18 ग्राम है और 500 ग्राम है, यानी 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में अगर घोला जाता है तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज क्या होगा? प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज क्या होगा? ठीक है बच्चों, देखते हैं अपन इसमें घटक देखो दो हैं, ग्लूकोज एंड जल। पहले अपन बात करते हैं ग्लूकोज के मोल्स निकालते हैं, यानी ग्लूकोज के मोलों की संख्या अपन को निकालनी पड़ेगी। अपन ने अभी अभी निकाला था कि ग्लूकोज के मोल कैसे निकालते हैं? ग्राम में इसकी मात्रा बच्चों, ग्राम में मात्रा कितनी है? 18 ग्राम बटा इसका अणुभार, अणुभार का अपन भाग दे देंगे तो 18 बटा इसका अणुभार जो होता है वो 180 होता है, अभी अपन ने निकाला था 180 होता है बच्चों। अगर अपन इसको निकालें तो 180 यानी कितना हो गया? 0.1 मोल। ग्लूकोज के 0.1 मोल उपस्थित हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं जल के मोल। जल के मोल इसमें कितने हो जाएंगे? मात्रा कितनी है? 500 ग्राम। ठीक है, इसका अणुभार कितना होता है? 18 जल का H2O होता है इसलिए 18 होता है बच्चों, सीधी सी बात है। तो 500/18 क्या आ जाएगा? अपन इसको जब डिवाइड करेंगे 27.8 के आसपास, इतने मोल्स इसमें इसके उपस्थित हैं जल के। ठीक, तो प्रत्येक का घटक क्या हो जाएगा? तो X अपन बात करते हैं ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का क्या होगा? प्रभाज, यानी मोल प्रभाज कितना हो जाएगा? ग्लूकोज के मोल 0.1 अपॉन दोनों का योग 0.1 प्लस 27.8 बराबर 0.1 और क्या हो जाएगा ये? 27.9। ठीक है बच्चों, इससे अपन इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका अगर अपन आंसर निकालें तो ये आ जाएगा लगभग 0.0035, इतनी इसकी मात्रा उपस्थित होगी। ऐसे ही निकाल लेंगे अपन जल का H2O का मोल प्रभाज, क्या हो जाएगा? 27.8 बटा 0.1 प्लस 27.8 बराबर 27.8 बटा 27.9 बच्चों। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 0.9964 के आसपास, 0.9964। तो बच्चों इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोलने पर जो विलयन बनता है, जो सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन में ग्लूकोज के तो मात्रा होती है, मोल प्रभाज होते हैं 0.0035 और इसके जो मोल प्रभाज होते हैं लगभग ये होते हैं 99.64। ये अपन इसको लगभग 5 कर देंगे तो क्या हो जाएंगे? दोनों इकाई इक्वल 1 होंगे। अगर जोड़ दिया जाए तो 1 हो जाएगा, या तो अपन इसको लगभग 6 कर दें या इसको 5 कर दें, लगभग बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों जो क्वेश्चंस होते हैं पूछे जाते हैं मोल प्रभाज पर।